नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेकी गुरु, रेकी हमसफ़र आलाप दोषी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे ये रेकी की जो सफ़र है, उस सफ़र को हम जारी रखते हुए आज एक नए टॉपिक पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि आज अगर मैं कहीं पर भी हूँ, कुछ लेवल पर हूँ या आज अगर मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिलती है कुछ शेयर करने के लिए, तो इसके पीछे अगर कोई है तो आप सभी लोग हैं। आप सभी की यही जो मेरी तरफ की चाह है, जो प्रेम है, जो आदर है, वो कहीं न कहीं मुझे उस लेवल पर लेके चाहता है कि जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो आपकी चाह की वज़ह से मैं कुछ इंस्पायर्ड होता जा रहा हूँ डे बाय डे। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है, वो टॉपिक ऐसी है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़ होते हैं, उस डिसीज़ को हम रेकी के द्वारा हील करेंगे। लेकिन साथों-साथ आज हम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रयोग करेंगे चक्र का। इसका मतलब हुआ रेकी तो हम देंगे, लेकिन कौन से चक्र पर देंगे? तो कौन से टाइप का आपका प्रॉब्लम है, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो मेंटल है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, तो उस दौरान आपको रेकी कहाँ प्रदान करनी है, दैट इज़ कि कौन से चक्र पर प्रदान करनी है और कितने समय तक प्रदान करनी है। आज दोस्तों मैं कुछ ऐसी ही बातें लेकर आप सभी के सामने समक्ष प्रदर्शित हुआ हूँ। आज दोस्तों मैंने जो जो भी डिसीज़ेज़ लिए हैं, वो मेरे अनुभव के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें डेली, डे बाय डे जो भी कुछ डिसीज़ेज़ के बारे में बात आती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आज मैं उसी के बारे में आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। दोस्तों, आज जो डिसीज़ के बारे में जो बात करना चाहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि आज आप सभी के सामने मैं वो एक पीपीटी के थ्रू आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। तो वो जो देखने वाली जो बात है, जिसमें आप उसे पढ़ भी पाएँगे, उसे समझ पाएँगे कि एग्ज़ैक्टली मैं आपसे क्या शेयर करना चाहता हूँ, ऐसा है। तो पीपीटी में आप उसे पढ़ भी पाएँगे और पैरेलल बाजू में मेरा वीडियो तो है ही है। सो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी से ये बात करना चाहता हूँ, जो बड़ी ही नॉर्मल तरीके की जो डिसीज़ेज़ हैं, या तो जिसे बोल सकते हैं कि नॉर्मल कंप्लेंट जो है, एक मेमोरी, याद शक्ति के बारे में ज़्यादातर बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आते हैं कि सर हमारी मेमोरी कम होती जा रही है। एजिंग की प्रॉब्लम रहती है, बच्चे होते हैं जिनके एग्ज़ाम्स वग़ैरह आते हैं तो पेरेंट्स उस टाइम पे उतावले हो जाते हैं, तो फिर वो अ, ऐसा बोलते हैं कि सर आप कैसे भी करके इनको आप रेकी प्रदान करें, और इस हिसाब से मेमोरी की एक बड़ी-सी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ आज डे बाय डे। वैसे ऑनेस्टली मैं बताऊँ कि मेरा कई बार ऐसा अनुभव भी हुआ है कि जब कोई भी पेशेंट मेरे पास आते हैं और जब बात करते हैं कि मेरा मेमोरी कम होता जा रहा है, तो मैं मज़ाक में उनसे पूछता हूँ कि अच्छा, आपका कौन-सा मेमोरी कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन-सी ऐसी बातें हैं जो आप भूल चुके हैं? फिर वो मुझे काउंट करवाते हैं। सर मैं मंदिर गया था ना, तो गलती से अपनी चप्पल मैं छोड़ के दूसरों की चप्पल पहन के आ गया। ओके। सर मेरे पॉकेट में ही चाबी थी और मैं अलग-अलग जगह पे ढूँढ रहा था। सर मैंने ऐनक अपने सिर पे भराए थे, मैं भूल गया था। सर मैंने अभी-अभी कुछ पढ़ा, याद नहीं आ रहा है। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। अगर आप मुझे न्यूज़पेपर के बारे में पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। वगैरह, वगैरह, वगैरह लंबी-चौड़ी लिस्ट हो जाती है। उस दौरान मुझे ये सोच आती है, सही में इनकी मेमोरी कम है या और कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो चीज़ें भूल रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको तो याद है कि यस, आप ये चीज़ भूल चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? एनी हाउ, बट होता है कई बार एजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, उसकी वजह से भी मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, या तो फिजिकल भी जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, या तो जो हमारे जो ब्लड चेतना जो होती है, वहाँ पर भी कई बार दिक्कत होती है, तो मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, मेमोरी लॉस होता है। ये तो ऐसे ही एक मज़ाक के तौर पे मैंने आपको बताया कि कई लोग जो बोलते हैं मेमोरी नहीं है, उसके बारे में। सो मेमोरी की बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है व्यवहार। दोस्तों, व्यवहार का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ऑल ऑफ सडन अपना मूड स्विंग कर लेता है, या तो उसे ये समझ में नहीं आता है कि मुझे सामने वाले बंदे से किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, मेरा बातचीत किस तरीके का होना चाहिए, मुझे किस तरीके से उनके साथ बात करनी चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ एटिकेट, इट्स अ काइंड ऑफ योर सॉफ्टनेस, हार्डनेस,
वगैरह जो भी कुछ है। तो कई लोगों को व्यवहार समझ में नहीं आता है। अपन नहीं बोलते कि यार ये बंदा ऐसा है ना जिसको समझ में नहीं आता कि किस व्यक्ति से कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं वगैरह, वगैरह। तो वो भी कहीं न कहीं आपकी ये मेंटालिटी की एक प्रॉब्लम हो जाती है। नर्व सिस्टम को बैलेंस करने के लिए कई बार ऐसा ऐसा होता है दोस्तों कि नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम जो होती है उसकी वजह से भी व्यक्ति के बिहेवियर में आपको ऐसी बातें दिखती हैं। तो नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि आपका बिहेवियर सही नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति जागृत नहीं होता, अवेयर नहीं होता है। हमें ये लगता है कि यार उसे जिस लेवल की जागृति चाहिए, जिस लेवल का अवेयरनेस चाहिए, शायद वो इतना अवेयर नहीं है। कई बार बच्चा मुरझा जाता है, हिम्मत नहीं रहती है, तो उसमें वो पावर जो चाहिए, वो पावर कई बार हमें लगता है कि उनके पास नहीं है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि वो होशियार नहीं होता है। वो एक अलग बात है कि होशियारी का जो पैरामीटर होता है, वो डिफरेंट होता है। हर एक व्यक्ति अपने-अपने तरीके से सोचता है, समझता है कि होशियारी क्या होती है, बट ज़्यादातर पेरेंट्स यही कंप्लेन लेके आते हैं। मुझे कई बार हँसी भी आती है कि कंप्लेन ये करते हैं कि मेरा बच्चा जो पहले पढ़ता था ना सर, आज वो उसकी पढ़ाई कम हो गई, वो होशियार अब कम हो गया है, पहले जितना होशियार नहीं रहा। फिर मैं उनको पूछता हूँ, कौन से स्टैंडर्ड में है? तो बता रहे 2nd ग्रेड में है या 2nd स्टैंडर्ड में है। फिर उनको ये पूछा जाए कि लास्ट टाइम का जो रिजल्ट था, वैसे तो ग्रेडेशन है आते हैं ए बी सी वगैरह, लेकिन फिर भी अगर परसेंटेज या परसेंटाइल निकालते हैं तो पूछते हैं कि लास्ट टाइम कितना था, 99 था, इस बार सर 98 हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 1% वो किस हिसाब से काउंट करते हैं। जो भी है, खैर वो आज हमारे चर्चा का कोई विषय नहीं है, इसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बच्चा जो होता है वो होशियार नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ बात हम करेंगे। कई लोगों को सुसाइड के थॉट्स आते हैं। इट्स अ मोस्ट डेंजरस थॉट। और थॉट आए तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं तो आदमी, पेशेंट कभी भी वो एक्ट कर सकता है। तो जिन लोगों को ज़्यादातर सुसाइड के थॉट्स आते हैं, या तो उनको पूरे बॉडी में कहीं न कहीं दर्द रहता है, पेन रहता है। आज ये दुख रहा है, कल वो दुख रहा है या ये दुख रहा है, कुछ न कुछ कहीं न कहीं उनकी कंप्लेंट रहती ही रहती है। ये 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसे होते हैं कि जो लोग जेन्युइनली, जिनको बॉडी एक है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बॉडी एक नहीं है लेकिन वो कहीं से सिंपैथी बटोरना चाहते हैं और वो कांस्टेंट उसी सिचुएशन, उसी पेनफुल सिचुएशन में रहना चाहते हैं। उनको ज़्यादा मज़ा आता है। तो उन लोगों के लिए ये बात है। तो सही में वैसे दोनों कैटेगरी को हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। कई बार चिंता, वरीज़ हो जाती हैं, घबराहट हो जाती है, अचानक डर लगने लगता है। अचानक हमें ये लग रहा है कि हमारे पे बहुत सारे थॉट्स हावी होते जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही थॉट्स आते ही जा रहे हैं, आते ही हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे, हम उसको बेयर नहीं कर पा रहे, उसको हम रिमूव ही नहीं कर पा रहे हैं। गुस्सा आ जाता है, अचानक क्रोध, गुस्सा, एंगर जिसे बोलते हैं। अचानक ऐसा लग रहा है कि हमारी इमोशंस पे प्रेशर बढ़ती जा रही है, या तो हमारे इमोशनल इम्बैलेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, फ्रस्ट्रेशंस, निराशा जिसे बोलते हैं, कई बार वो आ जाता है। तो इन सभी को भी दूर करने के लिए साथ आप समझ सकते हैं कि अगर ये ऐसी सारी प्रॉब्लम है तो नींद तो साहब दूर रही, आदमी सोने से रहा, शांत निद्रा जिसे बोलते हैं वो तो होने से रही। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि उसे अच्छी निद्रा की ज़रूरत है या तो वो नहीं ले पाता है, गहरी नींद जिसे बोलते हैं, मीठी नींद जिसे बोलते हैं, मधुरी नींद जिसे बोलते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या जिनको ये लग रहा है कि यार मेरे लाइफ में फेलियर ही फेलियर है, मुझे सक्सेस मिलती ही नहीं है। तो एक फेलियर का फोबिया, या तो जेन्युइन वे में वो फेलियर होता जा रहा है। हो सकता है कि उसे जिस तरीके से फोकस करना चाहिए फिजिकल मेंटल लेवल पर, वो नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह से भी उसे फेलियर मिलती है। तो एक फेलियर की जो बात है, कई लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि मेरा आत्मविश्वास अब लड़खड़ा रहा है, या तो कम होता जा रहा है, या तो है ही नहीं। तो उसे इम्प्रूव करने के लिए, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्षमा भाव, ये बड़ा ही अच्छा गुण है। लेकिन आज देखने जाएँ तो बहुत सारे लोगों को जो मैं अभी देख रहा हूँ, तो क्षमा भाव कहीं न कहीं कट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है।
हर एक व्यक्ति एक रिवेंज मोड में देख रहा है। बस उसे सामने वाले से रिवेंज लेना है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो कैसे कर सकता है? अब मैं उसको नहीं छोड़ूँगा। अब मैं उसको उसने मुझे जो पेन दिया ना, उससे ज़्यादा मैं उसको पेन दूँगा। वगैरह, 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 मार-धाड़, काट-कूट। अब ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह भी देख लें तो बस कुछ न कुछ यही एक मैसेज ज़्यादातर पास ऑन होती रहती है कि भई हमारा हक है, किसी ने किया तो अब रिवेंज ले लो। जो भी है वो एक हर एक व्यक्ति की खुद की एक फिलॉसॉफी रहती है। सज्जनता जिसे बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ना सज्जन व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति, श्रीमान जिसे बोलते हैं। तो कहीं न कहीं सज्जनता घूमती जा रही है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि वो आदमी नाटक करता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो दो तरफ़ी से आपसे शेयर करता है। इसका मतलब कि कभी वो एक अलग बात करता है, कभी अलग बात करता है। ऐसा हो जाता है कि कई बार वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, ऐसा भी होता है। तो सज्जनता का मतलब कि एक प्योर इंसान जिसे बोलते हैं, प्योरिटी वाला हृदय वाला इंसान। तो कहीं न कहीं अगर उसकी खामी आपको दिख रही है, या तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय रोग के लिए कोई भी तकलीफ है। कई लोगों को ये होता है, खास करके साइकोलॉजिकल जो भी पेशेंट्स होते हैं, उनको ब्लेमिंग होता है, सेल्फ ब्लेमिंग। वो खुद को ही अपराधी मान लेते हैं और वो अपराध की भावनाओं में आगे जीते रहते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम जैसे बोलते हैं गिल्ट, या तो एक प्रकार का गिल्ट कॉन्शियस जिसे बोल सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो इन सभी प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप सभी को मालूम है, रेकी के लिए हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी बात किया कि आप कैसे रेकी प्रदान करेंगे खुद को या तो किसी और को। आज वो सारी मेथड्स तो आपको मालूम ही है। साथों-साथ अब सिर्फ़ ये बात करेंगे कि आप रेकी प्रदान कहाँ पर करेंगे। तो आप रेकी प्रदान करेंगे सहस्त्रार चक्र पर। इसका मतलब आपका एक हाथ जो है वो शिखा जिसे बोलते हैं, सहस्त्रार चक्र पर रहेगा और दूसरा जो हाथ है वो हृदय चक्र पर रहेगा। और वहाँ पर आप कितने मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे? मिनिमम 15 मिनट के लिए आप वहाँ पर रेकी प्रदान करेंगे। हाँ दोस्तों, आप इस तरीके से अगर रेकी हर रोज़ प्रदान करेंगे, तो मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ, इफ यू आर रियली अ रेकी हीलर, इफ यू आर रियली गुड रेकी हीलर, तो पक्का अभी हमने जितनी भी तकलीफ़ों के लिए बात की है ना, सारी की सारी तकलीफ़ें आप सॉल्व कर सकते हैं। बात ये है दोस्तों कि सारी तकलीफ़ें रातों-रात सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। डिपेंड्स कि ये जो तकलीफ़ें हैं, वो जब से जनरेट हुई और आज जिस लेवल पर आई हैं, जिसे क्रॉनिकनेस बोल सकते हैं या तो जो भी कुछ है, तो उसमें जितना समय लगा होगा, उसके हिसाब से, प्रोपोर्शन के हिसाब से रेकी में भी टाइम लगेगा। एक, कितने समय से आपको बीमारी है? दूसरा, आपका हीलिंग पावर कैसा है? आपकी नॉलेज कैसी है? आपकी प्योरिटी कैसी है? आपकी मेथोडोलॉजी कैसी है? इन सभी पर ये सब कुछ मदार रखता है, आधार रखता है। मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि आज जब चक्र के लिए हम बात करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज अपने सातों-सात चक्रों को थोड़ा-सा मैं ब्रीफ आउट कर लूँ। आप सभी को ये मालूम है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। अ, अगर हम नीचे से बात करें, तो सबसे पहले जो नीचे का जो चक्र होता है, जिसे रूट चक्र बोलते हैं या तो मूलाधार चक्र बोलते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन वाला जो पार्ट है वो। हम उससे ऊपर आते हैं तो बेली बटन आ गया। तो बेली बटन वाला जो चक्र है, जिसे बोलते हैं स्वादिष्ठाना चक्र, या तो जिसे हारा चक्र भी बोलते हैं। बेली बटन के ऊपर हम थोड़ा-सा चलते हैं, तो वहाँ पर मणिपुरा चक्र या तो सोलर प्लेक्सस चक्र भी जिसे बोलते हैं, तो वो चक्र वहाँ पर प्रस्थापित है। उससे ऊपर चलते हैं, हृदय, या तो अनाहता चक्र, हृदय चक्र या तो हार्ट चक्र आप बोल सकते हैं। हृदय चक्र से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ये आता है अपना थ्रॉट वाला भाग। तो वहाँ पर होता है विशुद्धा चक्र या तो थ्रॉट चक्र जिसे बोलते हैं। थ्रॉट चक्र से अगर हम ऊपर चाहते हैं तो यहाँ पर बराबर बीच में जो चक्र आता है, जिसे आज्ञा चक्र या आजना चक्र या तो थर्ड आई चक्र या तो ब्रॉ चक्र भी बोल सकते हैं। और सबसे लास्ट में शिखा के भाग पर जो चक्र है, उसे बोलते हैं सहस्त्रार चक्र या तो क्राउन चक्र जिसे बोलते हैं। दोस्तों अब सारी की सारी हम जो कन्वर्सेशंस हैं, जो माहिती है, वो अब चक्र के थ्रू बात करेंगे। इसका मतलब कि मैं सिर्फ आपको चक्र के नाम बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात कि ये जो स्लाइड में आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे दिखाए गए किसी भी प्रकार की आपकी तकलीफ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए रिकी प्रदान करना है।
जिसमें एक हाथ आपका रहेगा सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र पर, और दूसरा हाथ रहेगा हृदय चक्र पर, हार्ट चक्र पर। और 15 मिनट रेकी प्रदान करने के बाद रेगुलर प्रदान करना है, आपको परिणाम मिलेगी। तो दोस्तों, आप ये थोड़ा-सा प्रयत्न कर सकते हैं। दूसरी जो जनरल जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअली आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पोजीशन में सेम बता रहा हूँ, और उस पोजीशन के रिलेटेड जितने तकलीफें हैं, वो सारी की सारी तकलीफों को कौन से एक ही पोजीशन में आपको रेकी देना है, मैं उसके हिसाब से आपको सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। अब दूसरी बात आती है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्यून पावर बहुत कम होता है, जो बार-बार बीमार हो जाते हैं। जिनको ज़्यादा वीकनेसेस लगती हैं, जिसे बोलते हैं अशक्ति या नबड़ाई आ जाना, तो वो एक प्रॉब्लम रहती है, और ये कई लोगों की रूटीन प्रॉब्लम होती है। जेन्युइन वे से उनको तकलीफ़ें रहती ही रहती हैं। कई लोगों का स्वभाव बड़ा ही रिजिड, ज़िद्दी स्वभाव का होता है। बड़े ज़िद्दी, किसी भी एक चीज़ पे टिक गए तो टिक गए बस। अब वो जिसे बोलते हैं ना छाल नहीं छोड़ना, उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। उसको बरकरार रखते हैं। बस उस पकड़ को पकड़ लिया तो बस उसी को पकड़ के चलें। इस तरीके से वो काम करते हैं। तो जिद्दी स्वभाव रहता है। या तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच जो होती है, जो थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, वो विचार कांस्टेंट बदलते रहते हैं। अपन बोले कि चलो क्या करना है, फ्री है तो आदमी बोलेगा चलो मूवी देखते हैं। अपन मूवी का थोड़ा सेटअप करें, तो बोले नहीं, नहीं यार मूवी में मज़ा नहीं आएगा, चलो घूमने चलते हैं। घूमने के लिए तैयार हो जाए तो थोड़ी देर नहीं, नहीं यार घर में बैठते हैं, कंटाल आ रहा है, थाक लग रहा है वगैरह-वगैरह। जिनका मूड कांस्टेंट स्विंग होता है, विचार बदलते रहते हैं। अब ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उनको ये बोल देते हैं यार ये मोस्ट अनरिलायबल पर्सन है। इस पर आप रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि वो कभी भी अपने थॉट बदल देता है, कभी भी सोच बदल देता है और उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसे थॉट बदलते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो बार-बार अपने डिसीज़न को चेंज करता रहता है, ऐसा उसका मूलभूत कारण ये होता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि वो जो डिसीज़न ले रहा है वो सही है, गलत है। एक डर, एक फ़ियर रहता है कि वो लेगा तो वो उसमें बेनिफिट होगा या तो नुकसान हो जाएगा, या तो लोग उसे पकड़ेंगे, लोग उसे ब्लेम करेंगे वगैरह, वगैरह, वगैरह। बहुत सारे अंदरूनी जिसे बोलते हैं इंटरनल रीज़न्स हो सकते हैं, बट फिर भी हम अपरेंटली बात करें तो जो जिसका मूड स्विंग होता है या तो डिसीज़न बार-बार जो बदलते हैं, कई लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया हीन भावना कि अपने ही प्रति उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता और वो सोचते हैं कि वो सही नहीं है, वो गलत हैं, उनमें तो कुछ अच्छी बात नहीं है, वो दुनिया के सबसे खराब इंसान हैं, सबसे अगली कद्रूपी जिसे बोल सकते हैं, ऐसे इंसान वगैरह, वगैरह, वगैरह। उनको खुद ही के प्रति बहुत सारी नेगेटिव प्रतिक्रियाएँ होती है, या तो थॉट्स होते हैं या तो बिलीफ्स होती हैं। तो अगर ऐसी कोई बातें हैं, तो उनमें से मुक्त होना है आप सभी को। या तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे सिचुएशन बदलती है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं रहती है। इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय वी पीपल। तो उस दौरान क्या होता है कि जैसे ही सिचुएशन बदल बदल जाती है, तो वो आदमी हड़बड़ा जाता है। उसे जिस लेवल से एक डिसीज़न लेना चाहिए, वो नहीं ले पाता है। और उस दौरान वो खुद को कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन में डाल देता है। या तो एक लेवल के बाद वो बैक ऑफ हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो अगर वो जल्दी से किसी भी सिचुएशन का समाधान नहीं कर पाता है, ऐसा उसे लग रहा है, या तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी से ज़्यादा वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है, या तो ओवर स्मार्ट जिसे बोलते हैं। देखो, दोनों चीज़ आ गई। एक ऐसा है जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है, एक ऐसा है जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है, जो अपने को ओवर स्मार्ट समझता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें हमें बैलेंस करने की ज़रूरत हो जाती है। क्योंकि देखिए, ये जो भी चीज़ें हैं, आप चाहे सुपीरियर समझें या इन्फीरियरिटी में जाएँ, कोई कहीं पर भी जाएँ, बट एक बात ये क्लियर है कि यू आर नॉट बैलेंस्ड। तो अगर आप बैलेंस्ड नहीं हैं, तो सीधा-सा हिसाब है कि आपकी जो भी प्रतिक्रियाएँ होगी, वो कुछ न कुछ अंश तक गलत होगी। तो एक बात है कि जब तक हमारे शरीर के साते जो 7 चक्र हैं, सातों के सातों चक्र अगर बैलेंस्ड नहीं होंगे, या तो कोई एक चक्र ओवर एक्टिव होगा, या तो कोई एक चक्र बिलो एक्टिव होगा, या कोई एक्टिव ही नहीं होगा, वगैरह-वगैरह। तो ये सारी तकलीफ़ें जनरेट हो जाती हैं। और इसी के लिए आज की जो मैंने सेशन रखी हुई है, वो चक्र के लिए ही रखी है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका सहस्त्रार चक्र, हृदय चक्र, मणिपुरा चक्र
एंड द मूलाधारा चक्र, ये चारों के चारों चक्र इम्बैलेंस्ड है। अगर ये इम्बैलेंस्ड है तभी जाके आपको ये तकलीफें हो सकती है, ऐसा है। तो अब इनको बैलेंस्ड करना है, तो बैलेंस्ड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपका एक हाथ सहस्त्रार चक्र पर रखेंगे, दूसरा हाथ जो है वो हृदय चक्र पर रखेंगे और वहां पर आप 15 मिनट्स के लिए रेकी प्रदान करेंगे। आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपने पहला लेवल किया है तो आपके पास कोई सिंबल नहीं है, तो आप सिर्फ शांति से सोचिए कि आप अच्छे हो रहे हैं। अगर आपने दूसरा लेवल किया है तो आपके पास जो सिंबल है हुंसा जिशुनन, सेहेकी, चौकोरे, उसका प्रयोग कीजिए और इसके बाद रेकी प्रदान करें। ये ऑलरेडी मैंने अपने पिछले जो भी वीडियोस हैं उसमें आपको बता दिया है। अगर आपने थर्ड ए किया है तो मास्टर सिंबल भी आपके पास है दाइकुमियो, आप इसका प्रयोजन कर सकते हैं। अगर आपने क्रिस्टल रेकी किया हुआ है तो क्रिस्टल का सिंबल जो है उसे भी आप ऐड कीजिए। तो इन शॉर्ट की चक्र पर जो हाथ रखना है आपको वो फिक्स्ड है। आज मैं वो पोजीशन दिखा रहा हूँ। फिर आपकी जो एबिलिटी है या तो आपने जितना भी सीखा हुआ है उसके हिसाब से आप उस सिंबल को ऐड ऑन कर सकते हैं। सिर्फ पोजीशंस की बात आज हम कर रहे हैं। तो सब मैं महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे जो ये बिलो मेंशन जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि एक हाथ आपका रहेगा सहस्त्रार चक्र पर, दूसरा रहेगा हृदय चक्र पर। 15 मिनट हो जाए इसके बाद में अब आपका एक हाथ रहेगा मणिपुरा चक्र पर और दूसरा हाथ रहेगा मूलाधार चक्र पर, और वहां पर आप टोटल 18 मिनट के लिए 18 मिनट्स के लिए आप रेकी प्रदान करेंगे। तो इन टोटालिटी अगर जो ये बिलो मेंशन जो भी प्रॉब्लम्स हैं अगर उसको आपको हील करना है या तो आपकी ये जो चार चक्र है जिसे बैलेंस्ड करना है तो आपको इसके लिए 33 मिनट्स 33 मिनट के लिए आपको रेकी प्रदान करनी होगी। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इसे हील करें तो जो मैंने बताया उस सीक्वेंस में ही जाइएगा। इसका मतलब ये जो पहला सीक्वेंस है वो ये है सहस्त्रार चक्र एंड हृदय चक्र। ये 15 मिनट निपट जाए इसके बाद में ही आप दूसरे चक्र को लीजिए, मणिपुरा चक्र एंड मूलाधारा चक्र। अभी कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं यार पहले मैं मणिपुरी चक्र एंड मूलाधारा चक्र पे दे दूं और इसके बाद में सहस्त्रार चक्र हृदय चक्र दूं, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि रेकी जो एनर्जी होती है ना उसका एक सीक्वेंस होता है और वो उस सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा। अगर आपने उस सीक्वेंस को ब्रेक कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम का मतलब कि आपको परिणाम ना मिलेगा, जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से परिणाम ना मिलेगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जब 21 दिन का हमारा शुद्धिकरण का जो प्रोसेस था उसमें भी हमें मालूम है कि जो 24 पॉइंट हमें लेने थे, जो पोजीशंस लेने थे, वो 24 पॉइंट हमें क्या करना था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लेना था ना। जैसे कि पहला हाथ आपने आंखों पर रखा, दूसरा टेम्पल्स पर रखा, उसी सीक्वेंस में आपको जाना था। ठीक है, सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना था। इन द सेम वे यहाँ पर भी आप सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करेंगे। कई अच्छे लोग होते हैं जो इसमें कुछ मारकूट करते हैं। तो अगर उनकी क्वेश्चन ये हो जाए कि सर आपने ये बताया कि पहला हाथ सहस्त्रार चक्र पर रखना है, दूसरा हृदय चक्र की जगह पे मैं मणिपुर चक्र या तो फिर मूलाधार चक्र पर रखूं तो जी नहीं, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। जो बताया उसी के हिसाब से जाइए। तो इसका मतलब कि सहस्त्रार चक्र और हृदय चक्र का ही कॉम्बिनेशन बनेगा और उसके बाद में ही आपका कॉम्बिनेशन बनेगा मणिपुरा चक्र एंड द मूलाधार चक्र। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। यहाँ पर हो सके तो आप कोई R&D मत कीजिए, कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए प्लीज, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी सुलझी हुई हैं। ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हमने एक्सपेरिमेंट से लिए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर ज्यादा आप R&D ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब फीवर, कोरोना का फीवर भी हो सकता है या और किसी भी प्रकार का फीवर हो। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि फीवर आज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे फीवर हैं और जहाँ तक मेरी नॉलेज है वहाँ तक करीबन 17 टाइप्स के मिनिमम फीवर है, 17। तो किसी भी प्रकार का फीवर अगर आपको है तो उसके लिए एज वेल एज आपको ज़्यादा गर्मी लगती है या तो ज़्यादा सर्दी की इफेक्ट होती है, दैट इसका आपका बॉडी जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। ताव फ्रीक्वेंटली आता है या तो थोड़ी सी गर्मी हो गई तो भी अपने को ज़्यादा गर्मी लग रही है, या थोड़ा सा ठंड आ गया तो भी अपने को जाड़े की सीजन आ गई तो भी अपने को ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है इसका मतलब ये हो गया कि आपका आपका मणिपुरा चक्र एंड स्वादिष्ठाना चक्र, ये दोनों चक्र आपके बैलेंस्ड नहीं है। तो इसे हमें बैलेंस करना है, सिंपल सी बात है।
तो आपका एक हाथ कहाँ पर रहेगा? मणिपुरा चक्र पर रहेगा। दूसरा हाथ कहाँ पर रहेगा? स्वादिष्ठाना चक्र पर रहेगा, दैट इज़ हारा चक्र। और यहाँ पर आपको मिनिमम 15 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी है। दैट्स इट। ये रेगुलर करना है। कई लोग ये पूछते हैं कि सर आपने बोल तो दिया कि ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पे रेकी प्रदान करनी है, तो रेकी कितने दिन तक प्रदान करनी है? तो एक सिंपल सा मैं आपको इक्वेशन बता दूँ। जब या तो जिस लेवल पर आपको लगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो 80% 80% रिमूव हो चुकी है या तो रिज़ॉल्व हो चुकी है, तब तक तो रेगुलर देना ही देना है। 80% के बाद अगर आपको लग रहा है कि समय की पाबंदी है या तो कोई और रीज़निंग है, तो उस दौरान आप वीकली 2 या 3 बार रेकी प्रदान करें। देखिए, जितना मुझे समझ में आ रहा है ऐसा है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसे 100% 100% अगर हमें हील करना है, तो दैट इज़ फॉर श्योर कि ये रेगुलर बेसिस पर आपको रेकी देना होगा। ये तो हकीकत है। फिर यहाँ पर अगर आप एक्सक्यूज़ेज़ ये डालेंगे कि सर आज ऐसा था, वैसा था, वो था, एक्स, वाई, ज़ेड, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये अलाउ मैं नहीं कर सकता हूँ। देखिए शक्ति पवित्र है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का कंसिस्टेंट लेवल होना ज़रूरी है। आज जब आप रेकी प्रदान करते हैं, जब वो ऊर्जा का स्रोत आपके शरीर में या आपके पेशेंट या तो आपके क्लाइंट के शरीर में जब जाता है, तो वो अपना काम करना चालू कर देता है। जैसे ही उसने काम किया, चालू किया, तो उसे फिर बैकलॉग में, बैकिंग में भी फ्लो मिलना ज़रूरी है। अगर उस दौरान आप फ्लो नहीं करेंगे और ब्रेक ले लिया, तो वो वापस धीरे-धीरे सबसाइड हो जाएगा। वापस आपको इनिशियल लेवल पे जाना पड़ेगा। आप सभी को ये मालूम है कि जब 21 दिन का शुद्धिकरण का जो प्रोसेस आप सभी ने किया, उसमें भी क्या कंडीशन थी? आपको रेगुलर 21 दिन रेकी लेना है, शुद्धिकरण करना है। और उस दौरान अगर मान लीजिए आपने 20 दिन रेगुलर किया, 21वें दिन आप नहीं कर पाए, तो भी मैंने अपने उस वीडियो में ये बताया था कि अगर 1 दिन भी ब्रेक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको वापस से 21 दिन रेगुलर कंटीन्यूअसली आपको नियमितता के साथ वापस निपटाने होंगे। क्योंकि तब तक आपके चक्र बैलेंस्ड होते ही नहीं हैं, वो ओपन नहीं होते, वो अपनी ऊर्जा का सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, और दूसरी बात है, ये स्वास्थ्य के लिए बात है या आपकी खुद की प्रॉब्लम है या तो आपके पेशेंट की प्रॉब्लम है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उसे नियमितता के साथ उसे दूर करने के लिए प्रयास करना ही होगा। एलोपैथी में कैसा रहता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, आप सभी को मालूम है कि व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, तो वो दवाई ले ही लेता है। और कहीं न कहीं हमने ये स्वीकार कर लिया है कि किसी को ब्लड प्रेशर है, तो उसे आजीवन दवा लेनी है। ऐसा हमने कुछ मानसिकता के रूप से इसे स्वीकार कर लिया है। उसमें आपकी नियमितता भंग होती है? नहीं होती है ना? यस, रेकी को भी आप उसी लेवल पर, उसी नज़रिए से देखिए। कई लोग ऐसे कर देते हैं कि जब रेकी प्रदान करनी होती है, लेनी है या तो देनी है, तो उनकी जिस हिसाब से डेडिकेशन होनी चाहिए, वो कई बार हमें नहीं मिलती है। आज मुझे दुःख के साथ ये बोलना पड़ता है कि मैंने ये देखा हुआ है कि बहुत सारे रेकी हीलर्स होते हैं, या तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। जब आते हैं तो उत्साह के साथ आते हैं, लेकिन जब उनको डेडिकेटली कोई चीज़ करनी है, तो उसमें से दुःख के साथ अगर मैं आपको बताऊँ, तो 100 बच्चे अगर मेरे पास सीखने के लिए आते हैं, जो मास्टर टीचर या रेकी ग्रैंड मास्टर या तो गुरु बनने के लिए जाते हैं, हार्डली 2 टू 3% 2 से 3% लोग ही पहले लेवल से निकल के आगे के लेवल तक जाते हैं। आगे का मतलब हुआ ग्रैंड मास्टर तक जाते हैं। बीच में वो पोज़ीशन कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए पहले लेवल में 100% लोग थे, तो दूसरे लेवल में वो आ जाते हैं 17%, 70%। तीसरे लेवल में वो आ जाते हैं 40%। तो रेशियो कम होता जाता है। यहीं से थोड़ा-सा समझ में आता है कि उनकी डेडिकेशन या उनका रिक्वायरमेंट या तो उनका फ़ेथ रेकी पर कितना है। जो है मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि अगर आप एक अच्छे हीलर बनना चाहते हैं, तो आपकी प्योरिटी के साथ आपका डेडिकेशन, आपका फ़ेथ भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। हम बात करें दोस्तों आगे के जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में, तो कई लोगों को ये हो जाता है कि जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर जिसे बोलते हैं, तो एटमॉस्फेयर की एलर्जी होती है या तो एटमॉस्फेयर की से प्रॉब्लम हो जाते हैं। जैसे हम आज की बात करें तो आज डबल सीज़न है, तो बहुत सारे लोगों को सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम वगैरह हो गया है। और आज तो तकलीफ़ ये हो गई है कि डबल सीज़न की वजह से अगर ये कुछ भी होता है ना, तो भी लोगों को टेंशन हो जाती है कि यार कोरोना तो नहीं होगा ना? बट जो भी है, जैसे एटमॉस्फेयर में बदलाव आता है,
उस हिसाब से। और वैसे भी आप सभी को ये मालूम है कि ज़्यादा से हम बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करें तो वहाँ पर जो पोलोन्स जो फ्लावर्स होते हैं, उनकी जो रज होती हैं, वो ज़्यादातर हवा में घूमती हैं, तो बहुत सारे लोग इस रज से अफ़ेक्टेड हो जाते हैं, उनको एलर्जी होती है और एलर्जेटिक उनको सर्दी, खाँसी, जुकाम वगैरह हो जाता है। सो एटमॉस्फेयर के हिसाब से अगर आपको कोई तकलीफ़ है, ऋतु में जो बदलाव आता है, उसके भी हिसाब से आप में कोई तकलीफ़ है, वायरल इन्फेक्शन या तो फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको बदबू आ रही है या तो स्मेल आ रही है, आप उसे नहीं समझ पा रहे, नहीं भाँप पा रहे। अगर ऐसा कुछ भी कहीं पर आपको लग रहा है, तो उसके लिए भी आप जो ये बताया है रास्ता, वो रास्ते पे आप जा सकते हैं। कई लोगों को जिसे बोलते हैं कि जो भूतकाल में जो घटनाएँ बन चुकी हैं, वो घटनाओं को कांस्टेंट याद करते हैं और उसी पेन में वो जीते हैं। मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ भूतकाल में ये हुआ था, वो हुआ था। भूतकाल भी साहब कितना पुराना, 25 साल पुराना, 15 साल पुराना। अरे यार 25 साल निपट गया। अब उस चीज़ को याद कर के आज भी आप खुद को पेन में क्यों डालते हैं? अम, ज़्यादातर अगर मैं देखूँ तो जो महिलाएँ होती हैं, जो बहू होती हैं, वो मैरिज करके घर में आई और आज मान लीजिए सास घर में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, फिर भी उसे वो दिन याद रहता है कि जब मैं मैरिज करके आई थी ना, तो मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया था। भूतकाल में जो लोग ज़्यादातर जीते हैं और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, व्हिच इज़ प्रूवन साइंटिफिकली 80% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन देयर पास्ट। 80% लोग अपने भूतकाल में जीते हैं। 20% लोग वो अपने भविष्य में जीते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि प्रेज़ेंट में जीने वाले कितने हैं? और यही तो सबसे बड़ा नुकसान है अपना। हम प्रेज़ेंट में जिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। एनी हाउ, तो जो लोग अपने भूतकाल में जीते हैं और उससे पेन जनरेट कर लेते हैं, कई लोगों को अलग-अलग लोगों से घृणा होती है या एलर्जी होती है। एलर्जी का मतलब कि वो उनको हेट करते हैं, हेट्रेट रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक हिंदू व्यक्ति कहीं पर बैठा हुआ है और पास में आके अगर कोई मुसलमान व्यक्ति बैठता है, तो अगर हिंदू वाले व्यक्ति को दिमाग में ये है कि मुसलमान खराब होते हैं या उसकी एक जो भी बिलीफ है, तो जैसे ही वो बाजू में बैठेगा ना उसे कुछ होना चालू हो जाएगा। दिस इज समथिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है कि आपने भूतकाल में ऐसा देखा हो कि ऐसे टाइप के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कुछ खराब किया है, जो भी कुछ है, बट ये जरूरी तो नहीं कि आपके पड़ोस में आके, पास में आके जो व्यक्ति बैठा है वो भी खराब ही होगा, वो ऐसा ही काम करेगा। ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है। एक लेवल पे रहते हैं, स्टेटस वाले होते हैं और फिर अगर जो हरिजन लोग आते हैं, जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने तो बढ़िया सा नाम दिया है कि वो स्वच्छता के कर्मी हैं। तो वो हमारे देश को जो स्वच्छ रखते हैं, ऐसे लोग अगर हमारे आस-पास आके बैठते हैं, तो भी हमें इरिटेट हो जाता है। तो ये जो इरिटेशन हो जाती है आपके खुद की थॉट्स के लिए, तो किसी भी प्रकार या जाति या समाज या देश, कोई बोलेगा चीन का नाम आया या पाकिस्तान का नाम आया, तो वो बस ऐसे ही गुस्सा हो जाएगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो हर एक की अपनी-अपनी एक मान्यता है, लेकिन मैं इसे एक प्रकार का डिसीज़ कंसिडर करता हूँ। तो इस रोग को हमें दूर करना पड़ेगा। तो उनको नफ़रत हो जाती है, घृणा हो जाती है उन सभी के लिए, या एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी है, किसी भी प्रकार की। जैसे मान लीजिए कि कई लोगों को चप्पल की एलर्जी होती है, डिफरेंट डिफरेंट शूज़ या तो जो भी वो पहनते हैं, उससे एलर्जी होता है, फंगस हो जाते हैं पैरों में। या तो फिर दवाई की एलर्जी होती है, मेडिसिन की एलर्जी जिसे होते हैं, कलर्स, रंग जिसे होते हैं, उसकी अगर कोई एलर्जी होती है या किसी स्थान या जगह की एलर्जी होती है, कोई स्पेसिफिक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे जा रही है तो वो छींकना चालू कर देता है या उसे अनकंफर्टेबल लगता है, या तो अगर मान लीजिए दरिया किनारे कोई व्यक्ति जाता है तो उसे डायरिया सी फीलिंग आ जाती है वगैरह वगैरह, डिपेंड्स। तो ऐसी कोई चीजें या अपने विचारों की एलर्जी है, अपने भावनाओं की एलर्जी, अपने कल्पनाओं की एलर्जी है, वो आगे 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 सोचता ही जा रहा है, किसी भी प्रकार की एलर्जी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो चक्र को बैलेंस करना है। पहला चक्र मणिपुरा चक्र, दूसरा चक्र मूलाधारा चक्र। तो एक हाथ आपका रहेगा मणिपुरा चक्र पर और दूसरा हाथ रहेगा आपका मूलाधारा चक्र पर। यहाँ पर आपको मिनिमम
18 मिनट के लिए, 18 मिनट्स के लिए रेकी प्रदान करनी है। दूसरा है दोस्तों, जो कॉमन चीज़ है आजकल के, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ आज एज अ हीलर, प्रोफेशनल हीलर। मेरे पास बहुत सारे केसेस जो आते हैं वो ज़्यादातर कुछ इसी टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। एक क्वेश्चन होता है आनंद, हैप्पीनेस। बहुत सारे लोग आके मेरे से ये बोलते हैं, सर लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, वी डोंट फाइंड हैप्पीनेस, आनंद नहीं है, आनंद की तृप्ति नहीं हो रही है। ओके, तो एक आनंद की प्रॉब्लम है आपको, समझदारी, सूझबूझ जिसे बोलते हैं, आपकी विजडम जिसे बोलते हैं, तो वो अगर कम है और उसे इम्प्रूव करना है, फिर जीवन की जो भी परिस्थितियां होती हैं वो कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे सिचुएशन, देखिए आप सभी को मालूम है कि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, कुदरत हमारे हाथ में नहीं है। हम सोच सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऑलमाइटी गॉड वही कुछ करते हैं। तो जैसे ही परिस्थिति में कुछ बदलाव आया, तो बदलाव के हिसाब से आपको भी बदलाव लाना पड़ेगा अपने जीवन में। कई लोग नहीं ला पाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। देन एसिडिटी। सरप्राइजिंग बात यह है कि आज छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग या डायरिया की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये मैंने ये देखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें पहले के ज़माने में हम ये बोल सकते थे कि छोटे बच्चों को होती हैं, सॉरी बड़े 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 लोगों को होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज छोटे बड़े सब एक से एक समान है। छोटे बच्चे को भी कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो बड़े को भी हो सकती है। तो वॉमिटिंग, डायरिया, आपके पेट की किसी भी प्रकार की तकलीफ है, किसी भी प्रकार की, तो वो, जिसे आप बोल सकते हैं गैस, कब्जियत, कंस्टिपेशन, चमड़ी की कोई भी तकलीफ है, चर्म रोग जिसे बोलते हैं, किसी भी प्रकार की, जैसे यहाँ पे कहीं पे स्पॉट हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट होते हैं या तो व्हाइट स्पॉट होते हैं या तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो भी स्पॉट्स हो जाते हैं, या तो फिर आपको पिंपल्स हो जाते हैं। तो इन सभी को दूर करने के लिए कई लोगों को खाने पीने की चीज़ों में पसंद नापसंद बहुत हो रहता है कि ये चीज़ तो मैं खाऊंगा ही नहीं। जैसे करेले का साग है तो मैं नहीं खाऊंगा, अगर मैंने खाया तो वॉमिट हो जाएगी, और वो बंदा करता भी है कई बार। ज़्यादातर बच्चों में हमने देखा हुआ है कि अगर उनके माता-पिता ज़बरदस्ती अगर उसको कुछ खिलाते हैं ना, वो बंदा बिंदास बाहर निकाल देता है। मैं देखता हूँ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, होता है, कई बार होता है। सो अगर ऐसी कोई भी चीज़ें हैं, या तो फिर कई बार खाने की इच्छा नहीं होती है, रुचि जिसे बोलते हैं, वो इच्छा नहीं होती, या तो कई बार ऐसा होता है कि बंदा खाए ही जा रहा है, खाए ही जा रहा है, उसको संतोष नहीं मिल रहा है, या तो वो उसको वो सेंस नहीं हो रहा है कि यस बॉस, अब मेरा स्टमक फुल हो चुका है, अब मुझे नहीं भूख है, मैं मेरा पेट अब भर चुका है। वो सेंस नहीं होती, वो सेंसेशन की कहीं न कहीं कमी रहती है। या तो जो लोग नुकसानकारक चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे अपन बोल सकते हैं कि तम्बाकू वगैरह खाना, या ऐसी कोई चीज़ें वो खाते हैं कि जिसकी वज़ह से शरीर खोखला बनता है, या तो शरीर में आगे जाके तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो ऐसी कोई भी तकलीफ़ है, उसे इम्बैलेंस को बैलेंस करना है, तो इसका मतलब कि हमें 2 चक्र पर बेस बनाना पड़ेगा। एक सहस्त्रार चक्र और दूसरा रहेगा मणिपुरा चक्र। क्राउन चक्र एंड द सोलर प्लेक्सिस चक्र पर आप मिनिमम 18 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। इसका मतलब कि एक हाथ सहस्त्रार चक्र पर और दूसरा आपका मणिपुरा चक्र पर आपको रखना है, और 18 मिनट के लिए आप रेकी प्रदान करेंगे, तो आप इस प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकते हैं। अब कई लोगों को वर्टिगो हो जाता है, या तो जिसे बोलते हैं चक्कर आते हैं, ऑल ऑफ सडन चक्कर आ जाते हैं, ब्लड की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या तो कई लोग चढ़ान में चलते हैं, या तो ढलान में उतरते हैं, या तो मैरी गो राउंड वगैरह में बैठते हैं, या तो ऐसे ही कैजुअली कहीं पे बैठे हैं और उनको चक्कर आना चालू हो जाता है। तो जिन लोगों को भी चक्कर आने की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को वीकनेस हो जाती है, उनको लग रहा है कि यस मेरे में पावर नहीं है, मेरा पावर कम होता जा रहा है। एक ये चीज़ है जो डिपेंड्स के व्यक्तियों पर डिपेंड करता है कि कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, वो बात की बात है। बट भूत, प्रेत, मंत्र, तंत्र, अगर आप पर किसी ने कुछ खराब ऐसा जादू-टोना किया है, ब्लैक मैजिक किया है, तो इसको भी अगर आप रिमूव करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। और जैसे बोलते हैं नज़र लगना, अच्छी नज़र लगती है, बुरी नज़र लगती है, तो ऐसी कोई भी चीज़ें हैं, तो ये आपको अफ़ेक्ट कब करती है मालूम है?
जब देखिए ये है कि नहीं, ये तो बात की बात है। बट ये साइकोलॉजिकल जो अफेक्ट हो जाती है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके 2 चक्र इम्बैलेंस्ड है। वन इज़ द विशुद्धा चक्र, थ्रॉट चक्र एंड द मूलाधारा चक्र, सेक्सुअल ऑर्गन, रूट चक्र, वो आपके इम्बैलेंस्ड है। तो इसे अगर हम बैलेंस करेंगे, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है, वेट, 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 मैं आपको बता दूँ, ये करने से अगर आप ये मानते हैं कि कोई मेरे पर ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। सामने वाला अगर कुछ ऐसा, अगर ऐसी कोई विद्या है वो करता है तो वो करेगा। बट द थिंग इज़ दैट कि आपने आपके चक्र इतने मजबूत हो गए होंगे कि जिसकी वजह से आपको उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। वो विद्या काम करती है, नहीं करती है, कैसे करती है, वो बात की बात है। लेकिन एक बात पक्की है कि आप अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाएँगे कि जिसकी वजह से ऐसी कोई भी चीज़ आपको टच नहीं कर पाएगी। और आप सभी को मालूम है कि ये सारी चीज़ें डेवलप कहाँ होती हैं? हमारे मन से होती है, हमारे थॉट से होती है, हमारी सोच से होती है। तो वो आपके मन को, आपकी थॉट को, आपकी सोच को इतना स्ट्रांग कर देगी कि ये सब इम्पैक्ट होगा ही नहीं। सो आपका एक हाथ कहाँ पर रहेगा? विशुद्धा चक्र पर, एक हाथ रहेगा मूलाधारा चक्र पर, और यहाँ पर आपको मिनिमम कितने मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी है? 24 मिनट के लिए। आप 24 मिनट के लिए रेकी प्रदान करें, तो आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। अब बात आ रही है दोस्तों हार्मोन्स की। अ, खास करके फीमेल में ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हैं, हार्मोनिकल प्रॉब्लम्स। वैसे मेल फीमेल में भी, दोनों में ये इक्वली हम बोल सकते हैं। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं, अगर सही ढंग से वो बैलेंस्ड नहीं है, संतुलन में नहीं है, तो उसे बैलेंस करने के लिए, और आप सभी को मालूम है कि अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, इसका मतलब कि आपका जो बॉडी का जो ग्रोथ है, फिजिकल, मेंटल, बोथ द लेवल, दोनों लेवल में आपको दिक्कत रहेगी। सो अगर हार्मोन्स की तकलीफ है, आपको फिजिकली स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है, कहीं पर भी ऑल ऑफ सडन स्वेलिंग आ जाती है, लगने के बाद आना वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे ही कुछ लगा नहीं है, कुछ ऐसी कोई आपने क्रियाएँ नहीं की है, फिर भी स्वेलिंग आ जाए, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। सो ऑल ऑफ सडन स्वेलिंग आ जाना, या तो आपको ये लग रहा है कि यार मेरा सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, मैं कहीं पे दब रहा हूँ, मैं कहीं पे रुक रहा हूँ, तो वो अंदर की जो आवाज़ होती है, वो आवाज़ बाहर नहीं आती है। तो आत्मसर्जन जिसे बोलते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, सेल्फ ग्रोथ जिसे बोलते हैं। एज़ फार एज़ कफ, जिसे बोलते हैं कफ सर्दी, या यूरिनेशन के हिसाब से आपकी कोई उसके संबंध में कोई भी तकलीफ़ें, किसी भी प्रकार की तकलीफ़ें हैं, जैसे यूरिन में ज़्यादा मैक्सिमम आपको जिसे बोलते हैं कि इन्फेक्शन आ जाती हैं, ज़्यादातर फीमेल को यूरिन इन्फेक्शंस रहती हैं। तो यूरिन के रिलेटेड, या तो यूरिन कम आता है या ज़्यादा आता है, या तो यूरिन को आप रोक नहीं पाते हैं, या तो यूरिन टूट-टूट के आता है, या तो यूरिनेशन की जो पार्ट है वहाँ पे आपको जलन सी होती है, ऐसा कुछ भी है, या तो आपके पेट में अल्सर है, चाँदा जिसे बोलते हैं। तो वो, या तो आपके पेट के संबंधी कोई भी तकलीफ है, तो उसके लिए, किसी भी प्रकार की गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए पैरेलल, जो नपुंसकता, जो मेल पार्ट होता है, जो मेल व्यक्ति होते हैं, पुरुष जो अ, बच्चे को जन्म देने के जो शुक्राणु होते हैं, उसमें कहीं पे डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं है, तो वो नपुंसकता जिसे बोलते हैं, उसमें से भी आप बाहर आ सकते हैं। इन द सेम वे, फीमेल की कुछ ऐसी इंद्रोनी कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पाती हैं या नहीं कर सकती हैं, तो उसके लिए भी जिस हम रेकी जो प्रदान करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम बताई ना, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका सहस्त्रार चक्र एंड स्वादिष्ठाना चक्र, ये दोनों इम्बैलेंस्ड हैं, जिसे आपको बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो आपका एक हाथ रहेगा सहस्त्रार चक्र पर, और दूसरा हाथ रहेगा स्वादिष्ठाना चक्र पर, हारा चक्र पर, और यहाँ पर आप डेली 30 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे, तो आप इस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। देन कई लोगों को ये लग रहा है कि मेरा यार स्फूर्ति नहीं है, एनर्जेटिक लेवल जिसे बोलते हैं, यार मेरे में एनर्जी नहीं है, वो फीलिंग नहीं आ रही है। तो अगर मान लीजिए कि आप में एनर्जी नहीं है, सुस्त-सुस्त सा फीलिंग आता है, जिसे बोलते हैं यार कि उठने की मज़ा नहीं आ रही है, खड़े होने की इच्छा नहीं हो रही है, बैठे रहने की इच्छा हो रही है, लेट जाने की इच्छा हो रही है, ऐसा कुछ भी अगर आपको हो रहा है तो। एज़ वेल एज़ आपके जो
सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मेल फीमेल बोथ द वे। कई लोगों को ये होता है कि उनका बॉडी कुछ ज़्यादा ही हैवी हो चुका है, दैट इज़ ओवरवेटिंग जिसे बोलते हैं। ओवरवेट हो गए या तो ओबेसिटी जिसे बोल सकते हैं। तो वो एक उनको फीलिंग आती है और वो जेन्युइनली से हमें कई बार दिखता भी है कि यस इट हैपेंस। या तो कई लोगों को ऐसा होता है कि फ्यूचर के थॉट्स में से वो बाहर ही नहीं निकलता है। वो कांस्टेंट फ्यूचर के थॉट्स करता रहता है। चाहे पॉजिटिव है, नेगेटिव वो बात की बात है, बट ही ऑलवेज़ लिव्स इन द फ्यूचर। वो कभी प्रेज़ेंट में आता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है या तो जैसे आर्थराइटिस जिसे बोलते हैं कि जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, संधिवात जिसे बोलते हैं, तो इन सभी चीज़ों की जो प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि आपका सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र एंड द मूलाधारा चक्र, रूट चक्र, ये इम्बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक हाथ सहस्त्रार चक्र पर रखेंगे, दूसरा हाथ रखेंगे आप मूलाधारा चक्र पर, और यहाँ आप मिनिमम 33 मिनट्स 33 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे, तो आप इस तकलीफ में से बाहर निकल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी इस चीज़ को शायद तक एन्जॉय कर पा रहे हैं। अभी तो बहुत सारी ऐसे रोग हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, अब किडनी, जिन लोगों पे कोई भी किडनी की किसी भी प्रकार की तकलीफ है, किसी भी प्रकार की तकलीफ है किडनी की, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको रेकी प्रदान करना है उनके स्वादिष्ठाना चक्र एंड मूलाधारा चक्र, और यहाँ पर उनको रेगुलर मिनिमम 9 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी है, तो उनको फ़ायदा रहेगा। ये कुछ एक बेस्ट पार्ट है अपना, जिसे अपन बोल सकते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो आपकी सोच तो अच्छी होनी चाहिए, साथ में ड्रेसिंग सेंस, दैट इज़ कि आपका बॉडी लैंग्वेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो कई लोगों को ये होता है कि वो ये फ़ील करते हैं कि यार मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गुड स्पीकर। स्पीकर कैसा होता है मालूम है? जिसकी आवाज़ सुरीली है, मधुरी है, जिसके शब्द प्रेममय है, मीठे हैं, मधुरे हैं। तो कई लोगों को ये लग रहा है कि वो अच्छा नहीं बोल पाते हैं, या तो वो इम्प्रेसिव तरीके से, प्रभावी तरीके से वो बोल नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, जैसे एक अच्छा-सा स्पीकर बनना है, या तो किसी भी प्रकार की आपको खराब आदत है, जैसे मान लीजिए कि कोई खराब चीज़ें खाना-पीना, जैसे कि सिगारेट, तम्बाकू, जर्दा, सुपारी, शराब, मदिरा, भांग, ऐसे कोई भी नशीली जो भी चीज़ें होती हैं, वो कांस्टेंट बैड लैंग्वेज का या तो बैड वर्ड्स का ज़्यादा प्रयोग करता है, जैसे बोलते हैं गाली-गलौच ज़्यादा करता है वो व्यक्ति। उसकी जो भाषा होती है वो अप्रिय होती है, या तो कड़ूची या कड़वी जिसे बोलते हैं, बिटर, इट्स अ बिटर लैंग्वेज। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है और इनमें से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक तो आज्ञा चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धा चक्र, मणिपुरा चक्र, मूलाधारा चक्र, आपके टोटल 5 चक्र इम्बैलेंस्ड है और यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपका जो आज्ञा चक्र है और जो हृदय चक्र है, वहाँ पर आप मिनिमम 15 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। ये 15 मिनट हो जाए, इसके बाद आप आपके विशुद्धा चक्र, जो थ्रॉट चक्र है, वहाँ पर आप मिनिमम 3 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। ये हो जाए, इसके बाद में आप आपके जो मणिपुरा चक्र है, सोलार प्लेक्सस एंड द मूलाधारा चक्र, रूट चक्र पर मिनिमम 18 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। कुल मिला के अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम है आपकी, तो आपको रेगुलर खुद को 36 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी होगी। 36 मिनट के लिए आपको कंपल्सरी रेकी प्रदान करनी होगी। दोस्तों, अ, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आज मेरे पास आए हुए हैं। इन सभी प्रॉब्लमों के लिए हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हम जाएँगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो दैट विल बी अवर पार्ट 2, और दूसरे पार्ट में हम इसको सही ढंग से एलाबोरेट करेंगे। तब तक दोस्तों, आप सभी लोग आपके घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी का रेकी गुरु अनाप दोषी आप सभी का हृदय से शुक्रिया अदा करता है।
दोस्तों बस आप इसी तरीके से मुझे प्रेम देते रहें और मैं अपना ईमानदारी के साथ ये प्रयास करता रहूँगा कि जितना हो सके उतना आप लोगों के साथ रेकी के बारे में शेयर करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग मुझे अ, आज्ञा दें। आप सभी का तहे दिल से वापस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।